और नेक्स्ट क्या है, देखिए हम कुछ सिंबल जो कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं कंपोनेंट के सर्किट डायग्राम के अंदर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कभी भी पूछ भी लिया जाता है कि आपका बैटरी का सिंबल क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए आपका यहाँ पे एक टेबल बनाई गई आपकी बुक के अंदर, सीरियल नंबर, कंपोनेंट एंड सिंबल्स। तो पहले वाला क्या है, एन इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसे बनाते हैं, आपका बैटरी का सिंबल या इलेक्ट्रिक सेल का ऐसे बनाते हैं। पहला जो टर्मिनल होता है स्मॉल बड़ा, अधूरा छोटा, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, इस तरह बनाते हैं। ये क्या है, एन इलेक्ट्रिक सेल यानी कि बैटरी सिंबल है, बैटरी सिंबल है। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको विद्युत सेल भी कहते हैं, विद्युत सेल। अब नेक्स्ट जो है आपका देखिए सेकंड वाला है ए बैटरी और कम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जब आपको पता है यानी एक बैटरी यूज़ नहीं की जाती है, एक सेल यूज़ नहीं किया जाता, काफ़ी अप्लायंस डिवाइस ऐसी यूज़ होती है, रेडियो है या अदर है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा सिंबल यूज़ करते हैं। तो एक से ज़्यादा सिंबल के लिए अगर हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल दिखाने के लिए होता है। ये क्या है, कम्बिनेशन ऑफ बैटरी या सेल दिखाते हैं। तो क्या है, ये बैटरी और कम्बिनेशन ऑफ सेल दिखाया जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट जो है आपका देखिए प्लग की। तो प्लग की के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं, यानी आपने स्विच जो होते हैं आपके बटन, जो आप अप्लायंसेस को ऑन ऑफ करते हैं यानी चालू बंद करते हैं, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, ये आपका क्या है, की का है, की ये वाला है इस तरह। ये आपका भी ओपन है, जैसे आप क्या करेंगे, इसको ऐसे डाल देंगे। अगला क्या है, प्लग की स्विच क्लोज्ड, ओपन के लिए आपने यूज़ किया ये वाला, ये ओपन के लिए ओपन स्विच है। ये क्या है, क्लोज स्विच। एक और यूज़ करते हैं इसके लिए आपका इस तरह से, इस तरह का होता है घरों के अंदर, जो अगर आप देखेंगे इस बटन को ऐसे दबाइए कि आप इस टाइम ओपन है, ओपन स्विच। और जैसे बंद करेंगे ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे टच में, ये हो जाएगा क्लोज्ड। नेक्स्ट जो है आपका देखिए फोर्थ हो गया आपका। फिफ्थ क्या है, ए वायर जॉइंट। तो वायर जॉइंट दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला, यानी क्या करते हैं, वायर जॉइंट के लिए आप, ये वायर है, यहाँ पे इस तरह आप दिखाते हैं, ये हो गया वायर जॉइंट, वायर को जॉइंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई वायर इसके साथ टच में नहीं है, इसके ऊपर से बाईपास हो रही, इस तरह से जा रही है, तो इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, यानी बिना टच किए के लिए ये जो सिंबल है आपका ये यूज़ होता है कि वायर क्या है, नीचे वाली जो वायर मान लो आपकी ये वाली गई है, ए के ऊपर क्या है, जो बी वायर है, ये दोनों टच में नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये टच में है, कॉन्टैक्ट के अंदर है। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं इस तरह से, इस तरह आपका क्या है, ये आपके बल्ब के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंबल ऑफ रेजिस्टर, ऑफ रेजिस्टेंस, भी अभी आगे आने वाले पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए आप ये सिंबल यूज़ करते हैं, इस तरह बनाते, आर सिंबल होता है। अब ये जो रेजिस्टेंस है हम सर्किट के अंदर इसका यूज़ करते हैं डीसी को कंट्रोल करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके अंदर अगर आप इस तरह लगा देंगे, इस तरह आपका ये जो रेजिस्टर था, अगर इसको हम इस तरह काट देते हैं इस तरह से, तो इसका मतलब होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको बोलते हैं रियोस्टेट, 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 ठीक है। और ये जो दिखाया दोनों ही सिंबल क्या है, अगर ये आपके दोनों सिंबल आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस के हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका, अभी मैंने बताया था आपका नेक्स्ट वाला 10th जो सिंबल है वो किसके लिए, एमीटर के लिए है। तो ये एमीटर का सिंबल है, आपको बताया था। और एमीटर हमेशा सीरीज़ के अंदर क्या है, कनेक्टेड होता है सर्किट के अंदर। नेक्स्ट जो वोल्ट मीटर का है, वोल्ट मीटर यूज़ कहाँ होता है, वोल्ट मीटर का यूज़ हमेशा पैरेलल में होता है सर्किट के। तो ये थे आपके जो 11 मैंने अभी आपको सिंबल बताए कंपोनेंट के, जिसका हम यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट ओम्स लॉ, इस तरह से एग्जाम में आ जाता है, स्टेट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, हमारे भाई साहब थे ओम्स जी, जो है फुल नाम इनका क्या था, इनका नाम था, ये जर्मन फिजिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओहम। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 1827 में 1827 में दिया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, करंट और वोल्टेज के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन था। ये क्या कहता है, ये देखिए अगर आप इसको थोड़ा मैथमेटिकल समझिए, और इसकी एक्सप्लेनेशन करना बड़ा आसान है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ,
इसने कहा ओम्स ने कि करंट किसी सर्किट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, पोटेंशियल डिफरेंस के। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे सर्किट के अंदर, अगर आप देखिए घर में एक बैटरी की आपका इन्वर्टर है तो, और एक आपके पास 2 बैटरी का इन्वर्टर है, तो आपको पता है जो 2 बैटरी वाला इन्वर्टर है उसके अंदर क्या है, आपकी जो अप्लाइंसेस लंबी टाइम तक चलेगी। तो इसने कहा जितनी, अब मान लो आपका इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज जब हो जाता है तो आपकी अप्लाइंस बंद हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट होगा। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वोल्टेज के, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बोलना सीख लीजिए। ये जो सिंबल होता है सामने, अगर आमने सामने है, बिल्कुल सामने, जैसे यहाँ पे मैंने आई लिखा वी के, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट, यानी आमने सामने, डायरेक्टली, डायरेक्टली। प्रो याद करने का तरीका सीख सकते हैं, पोर्शन क्या होता है, हिस्सा, प्रोपोर्शनल ये होता है। तो क्या कहा ओम्स ने कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड। इसको अगर ऐसे भी इसको हूँ, यानी वी डायरेक्टली टू आई। जैसे ही आप हटाते एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते आर, और ये आर क्या है, ये आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जैसे आप इन निशान को हटाते हैं तो आपका ये कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब मान लो इसी से हम क्या करते हैं, ये दिया किसने था, देखो अभी ये लिखा है भी, मैंने आपको बताने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओम्स लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय एक जर्मन फिजिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम इन 1827। तो 1827 में एक जर्मन फिजिस्ट ने ओम्स लॉ दिया था। अब इसको स्टेट करते हैं। स्टेट का मतलब क्या, जो हमने अभी यहाँ पे बोला मैथमेटिकल, देखिए ओम्स लॉ कहते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल का नाम था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ कंडक्टर। आप देखते हो कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस उसके 2 टर्मिनल यूज करते हैं, तो 2 एंड ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। ये फिजिकल कंडीशन क्या कहा है, आपने देखा होगा जब स्टोरम आता है कैम्पेनेड बाय लाइटनिंग, यानी आंधी तूफान आता है तो इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है। तो फिजिकल जो आपकी कंडीशन है उनको कांस्टेंट रखने के लिए इसलिए कहा गया है, क्योंकि बारिश में अदर जो नेचुरल कामिटी होती है, नेचुरल जो फिनोमिनन होते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर जो है। तो देखिए करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एंड्स ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। ये है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में एक नया जो कांस्टेंट आया है वो आपका रेजिस्टेंस है, आर उसका सिंबल है, और इसको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ओम्स लॉ फॉर्मुलेट किया था आपका जर्मन फिजिक्स था जॉर्ज साइमन ओम इन 1827। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ग्राफ ड्रा करना पूछा जाता है, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट बेस्ड ऑन दी ओम्स लॉ। तो मैंने अभी बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो ग्राफ आता है वो कैसे स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ये जो डायग्राम है ये आपका इंडिकेट करता है, शो करता है, ओम्स लॉ को करता है, ये बताता है कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही पोटेंशियल बढ़ती है ऐसे इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। इसको आप इस तरह बना सकते हैं, और आप इसको दूरी तरफ इस तरफ भी बना सकते हैं, दूरी नहीं ऐसे बनाए एग्जाम के अंदर, आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। ब्लैक, अब मान लीजिए ब्लैक पेन से मैं आपको मान लीजिए, अब देखिए इधर मैं अगर ये वोल्टेज ले लेता हूँ और इधर आपका करंट ले लेता हूँ, तो आपका जो ये ग्राफ बनेगा, यानी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये आपकी वोल्टेज बढ़ती है तो इधर आपका करंट भी बढ़ता है, इस तरह पॉइंट आता जाएगा, इस तरह हम दिखा सकते हैं। तो ये क्या आपका ओम्स लॉ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह ये आपसे पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्या देखिए, आपका ये जो ग्राफ तो बना दिया, ये ग्राफ आपका शो क्या करता है, व्हाट डज दिस ग्राफ शोज। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्या है, दी पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस वायर,
इंक्रीज लीनियरली। ये जो मैं देखिए आपने ग्राफ से देखिए, लीनियरली का मतलब कि लाइन आपकी जो दिखाई दे रही है लाइन, यानी लीनियरली आपका ग्राफ जो देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इंक्रीज लीनियरली व्हेन करंट थ्रू वायर इंक्रीजेज। या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, द करंट अक्रॉस वायर, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, आप उल्टा भी कह सकते, करंट अक्रॉस वायर इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर आपकी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। या कह सकते हैं आई इंक्रीज लीनियरली विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज ऑफ वी। ये तीनों स्टेटमेंट सेम है, बस कहने का थोड़ा सा तरीका बदला गया है। लेकिन एग्जाम में क्या है, जब पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ आपको क्या देता है कि करंट आपका लीनियर इंक्रीज होता है विद रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बनता है हमारी इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो आती है लिमिटेशन ऑफ ओम्स आ जाती है कि ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। तो जो ओम्स लॉ की लिमिटेशन है, आपकी लिमिटेशन कौन कौन सी देखिए, आपकी लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ऑल कंडक्टर डोंट ओबे ओम्स लॉ। काफ़ी डिवाइसेज ऐसी है जैसे सेमीकंडक्टर है, वोल्टामीटर है, आपको बस इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। तो कुछ डिवाइसेज है जैसे सेमीकंडक्टर, वोल्टामीटर, अदर डिवाइसेज है जहाँ पे आपके कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ओम्स लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल। सेकंड है, दिस लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल विद चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर है अभी बताया था आपका, तो ये लॉ क्या है, फिजिकल कंडीशन के अंदर क्या है, इस पर इफेक्ट पड़ता है, ये आप कह सकते हैं फेल हो जाता है। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। अभी हमने एक पढ़ी टर्म रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता है क्या, अभी बताया आपको, हमने देखा मैथमेटिकल, अभी आपका क्या था, जो V था वो था आई आर, और ये जो R था आपका, ये आ गया आपका V/I। यानी ये जो मैथमेटिकल ये आया है आपका, ये वाला जो अभी हम पढ़ा, ये R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो होता क्या है, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है, जो फ्लो करने वाला होता है, फ्लो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने में बाधा करने वाला, अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है आपका, रेजिस्टेंस आपका ऑफ ए कंडक्टर इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आर से, ये जो आपको दिया है आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे बनाते ही आपका मैथमेटिकल सिंबल, थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, यानी इस तरह से आपको ये सिंबल इस तरह बनाना है, ये इसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस का टू एंड पे। अब इसका पेपर में क्वेश्चन और पूछता है, ये रेजिस्टेंस का कोज क्या है, भैया आपका ये अपोज क्यों करता है, रेजिस्टेंस का जो कोज है, जो रेजिस्टेंस आपका फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, क्यों करता है, इसको इस तरह समझिए। ये आपका डायग्राम बना है मैंने, देखिए डायग्राम के अंदर क्या है, मैंने आपको पूरा ये जो बैटरी जो है यहाँ पे देखिए, एक कंडक्टर है, दिस इज़ कनेक्टेड टू आपका ये सर्किट डायग्राम है। ये बैटरी से जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन भागेंगे, ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड द पॉजिटिव एंड्स की तरफ कंडक्टर के। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर का डिपेंड किस पे करता है, देखिए कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखेंगे कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, ये भागेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये कोलाइड करेंगे, टकराएंगे आपस में एक दूसरे के साथ विद ईच अदर। एंड ये जो आपकी दीवारें है, वॉल्स है कंडक्टर की, इनको बोलते हैं लैटिस जो आपके हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट होंगे एक दूसरे टकराएंगे एंड विद लैटिस पार्टिकल वाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द पॉजिटिव एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो इसका ये मेन कोज है। तो मेन कोज क्या है, अब टकराएंगे तो अपोज पैदा होगा, बाहर निकलने में सभी भागेंगे, तो रास्ता तो एक ही है, रास्ता एक होगा। आप इसमें कोई सिनेमा हॉल उसके अंदर एक दरवाज़ा है, तो जैसे कोई भगदड़ हो जाए, कोई हैपनिंग हो जाए, तो सभी जो दर्शक है कहाँ भागेंगे, उनका जो मेन टारगेट क्या होगा, वो सिंगल गेट हो, कौन पहले निकले। जब भागेंगे तो टकराएंगे एक दूसरे के साथ दीवारों से, यही अपोजिशन होता है ऑफर्ड बाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट के अंदर, इसको हम जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल मैथमेटिकली इस तरह लिखना है आपको पॉइंट टू पॉइंट। तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो जो आपका यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपको बस ये बताना, याद रख लीजिए, जो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का जब इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अगर आपका इंक्रीज होता है,
इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर इंक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकंड क्या, वापस उल्टा बोल सकता हूँ कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। थर्ड, व्हेन आर बिकम जीरो, कभी अब एक छोटी सी कंडीशन में कुछ इफेक्ट है आपके, जब आर बिकम जीरो, रेजिस्टेंस जीरो कब होता है, जब आई विल बी इन्फिनिटी मैक्सिमम होता है। यानी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं आई विल बी इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा मैथमेटिकल फार्मूला क्या है इसका, ये कुछ टर्म थी आपकी, आर क्या है, वी बटे आई। अगर वी आई अगर मान लो आप देखिए, अगर मान लो ये था आपका फार्मूला है, अगर आई क्या हो गया, वी बटे में आर, अगर आर क्या हो गया, जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाए, करंट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि करंट फ्लो करता रहेगा। ऐसे कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। ये क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। ये कोई टर्म एक्स्ट्रा आपको बताई है, अगर मान लो इसके बारे में पता, अगर आपका ये कंसेप्ट है कि अगर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का जीरो हो जाता है तो उसका करंट मैक्सिमम होगा। ये जो वाला हिस्सा था ये आपका टेम्परेचर का इफेक्ट था। ये 2 पॉइंट आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, जो बार बार पूछा जाता है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, आपका आर किस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो डायरेक्ट आप इसको माइंड में रख सकते हैं। तो आपका जो आर है, ये जो फार्मूला है आप याद कर लीजिए, आर जो होता है ये होता है रो एल बाई ए। तो यहाँ पे 3 टर्म में है। फर्स्ट टर्म क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन, ये रेजिस्टिविटी है। तो आर क्या है, लेंथ के डायरेक्टली है, और देखो ये नीचे की तरफ जब होता है इसको इन्वर्सली कहते हैं। और आपका रो क्या है, एक मटेरियल के लिए, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है, दी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दैट मीन्स रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जो एरिया क्या, जो आप वायर यूज़ करेंगे उसकी जो मोटाई है। अब देखिए अगर ये है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पेन है इसकी, यहाँ पे ये देखो, इसका जो डायमीटर, इसका रेडियस है, जो एरिया है वो कम है। अगर इधर से देखूँगा तो क्या होगा, ज़्यादा। अगर वायर की मोटाई बढ़ेगी तो क्या होगा, एरिया बढ़े, जो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन्वर्सली का मतलब ये होता है। थर्ड क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। मैं आपका कौन सी वायर यूज़ की है, आपने वायर यूज़ की है, अगर आपने किसकी वायर की है ये डिपेंड करता है, सिल्वर की है या आपकी क्या है, आपने यानी आपकी कौन सी वायर आपने यूज़ की है, सिल्वर की वायर यूज़ की है या आपने एल्युमिनियम की वायर यूज़ की है, कौन सी, या कॉपर की वायर यूज़ की है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इनकी जो नेचर अलग अलग है तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। फोर्थ क्या है, जो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अभी हमने पढ़ा था टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या है, डिक्रीज होता है। इनको कंबाइन कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपने देखा होगा अगर आप इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको लंबी दूरी तक क्या लेके जानी, वायर इन्वर्टर पास है तो रेजिस्टेंस कम होता है कि वायर की लेंथ कम हो है, इजीली आपको मिलता है। लेकिन दूरी पे क्या है, कहा जाता है नहीं भाई लंबी दूरी तक वायर लेके जानी पड़ेगी, इन्वर्टर काम नहीं करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो आर कम होगा, और ये आपका कंबाइनिंग क्या आ जाएगा, रो एल बाई ए। यहाँ पे जो सिंबल रो है इसको बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं, सिंबल है जो इसका, और डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब नेक्स्ट क्या है, आप देखते आ रहे हैं, पहले आपका करंट आया उसको आपने मेजर किया एम्पियर के अंदर, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आई उसको मेजर किया आपने किसके अंदर, वोल्ट के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है,
रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो रेजिस्टेंस की जगह ऐसा यूनिट जो होती है ओम्स होती है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? ओम, OHM, जो हमारे साइंटिस्ट भाई साहब उसके नाम पे रखा गया है। इसका जो सिंबल होता है डिनोटेड बाई, ये आपका सिंबल है। अगर आप देखेंगे कैसा सिंबल है, हल्का सा देखो ऐसे, ये इसका सिंबल है। किसके लिए यूज़ करते हैं? रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, ओम के लिए यूज़ करते हैं, ओम। अब ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, ओम्स लॉ क्या था? V=IR था। तो I क्या हो गया? V/I हो गया। मैथमेटिकल अगर हम बात करें तो आपका जो ये बड़ा फार्मूला है, ये वाला मैथमेटिकल फार्मूला, इसका आप यूज़ करें बड़ी इजीली। क्या है? पीछे बताया था आपको, हम इजीली इसको क्या डिफाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो R होता है V/I, यानी R को मापते ओम के अंदर, और V यानी इसको मापते वोल्ट के अंदर, और आपके करंट को इसमें मापते एम्पियर के अंदर। तो 1 ओम क्या? पीछे बताया आपको, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कंडक्टर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स। यानी आपका जो रेजिस्टेंस उसको हम 1 ओम कहेंगे जब आप किसी अप्लायंस के अंदर से 1 वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं और आपको करंट कितना मिलता है? 1 एम्पियर मिलता है, तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं 1 ओम होता है। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कंडक्टर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। नाउ इसकी ये छोटी यूनिट थी, इसकी लार्ज यूनिट भी होती है। लार्ज यूनिट कौन कौन सी इसकी जो है? लार्ज यूनिट की बात करें तो देखिए, लार्ज यूनिट क्या है? 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3 ओम, या इसको आप लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है? 1000 ओम। 1000 यानी 10 की पावर 3 क्या होता है? 10 की पावर 3 ओम। ये सिंबल बन गया इसका। सेकंड क्या है? मेगा ओम। मेगा का मतलब क्या? 10 की पावर 6 ओम। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप क्या करेंगे, पीछे कितनी जीरो लगा दे? 6 जीरो, यानी क्या हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6, यानी 1 मेगा ओम। ये इसकी क्या है? लार्ज यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। नाउ स्मॉलर यूनिट भी इसकी, जो स्मॉलर यूनिट क्या होती है? सबसे पहले मिली ओम। मिली ओम 10 की पावर क्या होता है? -3 ओम। या आप कह सकते हैं 1 को डिवाइड कर दिया जाए 1000 से, तो ये आपका कितना होता है? मिली ओम। अगला माइक्रो ओम। माइक्रो क्या है? और छोटी है। इसका जो सिंबल भी अगर मैं बताऊँ आपको, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है? 1 ये सिंबल होता है, M जो होता है यूज़ करते हैं इसके लिए, 1 मिली, 1 मिली ये सिंबल होता है, और ये सिंबल हो गया ओम। ठीक है, और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये हो गया आपका 1 माइक्रो ओम। इसका जो सिंबल होता है, कहीं आ जाए तो ये इस तरह सिंबल आता है, म्यू टाइप का होता है, ऐसे यू बना के ऐसे, तो ये हो गया आपका 1 माइक्रो ओम। इसके बाद क्या देखिए आपका, यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये क्या था आपका? इसका सिंबल फॉर्म में दिखाऊँ तो सिंबल फॉर्म इसका जो होता है 1, ये जो किलो, यानी कि ये लिख सकते हैं किलो, ऐसे 1 किलो ओम कहीं आ जाए, किलो ओम। और ये जो मेगा के लिए होता है M यूज़ करते हैं, तो ये हो गया आपका मेगा ओम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका, देखिए कि इंटरनेशनल यूनिट भी यूज़ करते हैं। आपका जो 1 इंटरनेशनल ओम जो है, यानी स्टैंडर्ड ब्यूरो है आपका पेरिस के अंदर, वहाँ पे सभी स्टैंडर्ड रखे हो, किसके बराबर होता है? 1 इंटरनेशनल ओम। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 इंटरनेशनल ओम जो होता है, इसकी वैल्यू है 1.000649 ओम। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है, देखिए अभी हमने पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये आपका टॉपिक है नेक्स्ट। व्हाट इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। अभी सिंबल पढ़ा था रो वाला, हमें अभी पढ़ा था, ये क्या था आपका? जो आपका आर क्या था? अभी आपने पढ़ा था आर क्या था आपका? रो L/A, रो L/A। तो जो ये रो है, ये रो है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो इसके अंदर क्या, ये देखिए अब लिखा भी है आपका, द रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अगर इसकी वैल्यू निकाली फार्मूले से, तो रो क्या हो गया आपका? ये हो गया RA/L, ये सिंबल हो गया इसका,
अब इसकी यूनिट का निकाले तो आपको पता, देखिए ध्यान से, वैसे तो आर क्या है, इसको मापते हैं ओम के अंदर, एरिया किसके अंदर होता है, मीटर स्क्वायर के, और जो लेंथ को किसमें मापते हैं, मीटर के अंदर मेजर करते हैं, मीटर से। मीटर का यूनिट क्या आ गई इसकी, ओम मीटर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ जो रेजिस्टिविटी है रो की क्या होती है, ओम मीटर होती है, ओम मीटर। ये हो गया आपकी यूनिट। एसआई यूनिट जो होती है आपकी रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ओम मीटर होती है। इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे, अगर लेंथ आपकी 1 मीटर हो, एरिया क्रॉस सेक्शन आपका 1 मीटर स्क्वायर हो, अगर मान लो इसके अंदर रख दिया जाए आपका, देखिए भाई रो आपका क्या है, अगर आर रो अगर मान लो लेंथ कितनी हो जाए 1 मीटर, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, ये 1 मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो बचेगा क्या आपका ओनली रो। तो उस केस में क्या है, रो किसके बराबर हो गई, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो गई। तो ये देखिए ये लिखा है आपका, अगर डिफाइन करना आ जाए द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, तो क्या होगी आपकी डेफिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब, यानी आप दे सकते हैं, या कोई आपका ऐसा क्यूब या कंडक्टर जिसमें एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी 1 मीटर हो, तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस की इक्वल होती है। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ दैट मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ये देखो ना, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक पे पूछे भी जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म क्या होती है, यूनिट क्या होगी इसकी, ओम मीटर हो गई है। सेकंड आपको बताया डिफाइन कर सकते हैं, अगर एल 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो आपका जो रो है, ये जो आपका है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फोर्थ जो पॉइंट अगर आप देखेंगे वो क्या है आपका, फोर्थ पॉइंट कि रेजिस्टिविटी जो होती है, देखिए रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना एरिया क्रॉस सेक्शन पे करती है। तो पेपर के अंदर कभी आते हैं क्वेश्चन ऐसे कि विद इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ लेंथ, अगर आप लेंथ को बढ़ाए या घटाए, इससे क्या आपके रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या रहता है, रिमेन सेम, यानी रो की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन आपका देखिए, अगर आप एरिया क्रॉस सेक्शन जो ए है, जो आपका ए आप जो आपको दिया गया है, ए को आप इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस केस में भी क्या रहेगी आपकी, रो रिमेन सेम, डजंट चेंज, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करती है, ना आपकी एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसका मतलब क्या है, पहले वायर अगर आपने कॉपर की यूज़ की थी, उसके बाद वायर बदल दी है, तो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी पे चेंज आता है। नेक्स्ट क्या आता है, जैसे रेजिस्टेंस क्या डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ऐसे ही क्या है रेजिस्टिविटी डिपेंड इस पर करती है। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ था, ऐसे ही क्या अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पर रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी रजिस्टर जो आपके हैं उनको किस तरह से आप सर्किट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके दो कम्बिनेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए, पहला कम्बिनेशन है सीरीज़ कम्बिनेशन और सेकंड है पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या सभी रजिस्टर एक लाइन में आपके जो कनेक्ट किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, और पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट लाइन में उनको कनेक्ट किया जाता है। आइए 1 बाय 1 करते हैं। ना देखिए फर्स्ट कम्बिनेशन है सीरीज़ का, आपके रजिस्टर को जब हम जोड़ते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर, बताया आपको रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड इन 2 वेज। फर्स्ट वेज क्या है, सीरीज़ कम्बिनेशन। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में डायग्राम के द्वारा आप समझिए, देखिए लेट कंसीडर 3 रजिस्टर R1, R2, R3। आपके रजिस्टर देखिए R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज़। ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट रजिस्टर है। तो इस पॉइंट से लेके ये फर्स्ट रजिस्टर का सेकंड एंड से सेकंड वाला रजिस्टर कनेक्ट किया, सेकंड से थर्ड वाला कनेक्ट किया, यानी एक ही लाइन में जब आप इनको कनेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। तो सबसे पहले क्या किया आपने, देखिए अगर आप इस, तो ये फर्स्ट रजिस्टर था, ये आपका सेकंड वाला रजिस्टर था, और ये आपका थर्ड वाला रजिस्टर है। इस तरह अगर आप कनेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। और इसके अंदर मान लो अगर आप देखेंगे ये आपका ये डायग्राम है पूरा बना हुआ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, आपकी ये बैटरी है, मान लीजिए आपकी बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव ये सिंबल आपको इस तरह बनाना है।
ये मान लीजिए आपकी क्या है, ये की है, ये स्विच क्लोज एंड ऑफ के लिए है, आपको बताया था। तो ये आपका इस तरह से, तो ये क्या आपका मान लो R1 है, R2 और ये आपका हो गया R3 रजिस्टर हो गया है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो करंट फ्लो कैसे करेगा हमेशा, ये आपकी बैटरी थी, वोल्टेज ये आपकी की थी, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी आपकी, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो है आपके, जब आपके रजिस्टर एक ही लाइन में कनेक्ट की जाती है दो पॉइंट के बीच में, यानी रास्ता जो है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है ए, मान लेता हूँ इस पॉइंट का नाम बी है, तो ए टू बी जाने के लिए मेरे पास क्या है, एक ही रास्ता है, तो हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन कैसा, सीरीज़ है। इसके बाद क्या है आपकी, जो क्या टोटल वोल्टेज डिवाइड होती है, ये जो सीरीज़ में होता है, तो मेन जो इसकी कंडीशन है वो क्या, देखिए यहाँ पे अगर दिखाऊँ आपको, तो ये R1 R2 R3 रजिस्टर हो गए। तो वोल्टेज जो आपको देखिए, ये आपकी बैटरी लगा दी, ये की हो गई है। यहाँ पे एमीटर आपको बताया था कहाँ लगाया जाता है, एमीटर सीरीज़ के अंदर जोड़ा जाता है, तो ये यहाँ पे एमीटर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स। और ये क्या है आपका जो वोल्ट मीटर, ये कहाँ जोड़ा जाता है, हमेशा पैरेलल के अंदर जोड़ा जाता है। तो मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इसको जोड़ दिया। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम आपका ए है, सिंबल अलग यूज़ कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे यूज़ किया है, तो मान लीजिए ये पी पॉइंट है और ये आपका क्या है, क्यू पॉइंट है, यानी दोनों के बीच में एक ही लाइन में जोड़े गए हैं। तो आपका जो पॉइंट पी है आपका फर्स्ट रजिस्टर के बीच में, जो ये जो आपका है यहाँ पे, इसने V1 वोल्टेज ली है R1 के थ्रू, R2 के थ्रू V2 और R3 के थ्रू V3। ये इसका सर्किट डायग्राम, करंट गोन एंटर, ये आपका लीव। तो इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर कंडीशन क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर याद रखिए आपका करंट सेम रहता है, यानी आपका यहाँ पे मेन कंडीशन क्या, करंट क्या है, यानी आई रिमेन सेम, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वी क्या होती है, डिवाइड होती है, यानी वोल्टेज डिवाइड होती है। और आपका अगर आप देखेंगे, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, आई क्या है, ये सेम रहता है, और वी क्या है, डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड होती है, यानी हमारा मेन यही है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड, और इलेक्ट्रिक करंट जो है यानी आई क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज डिवाइड कर दी गई है, ये वोल्टेज क्या है, डिवाइडेड है। इसके बाद मैथमेटिकल अगर हम देखेंगे, हमें क्या लेना है, अब यहाँ पे क्या आपका ये हो गया V1, यहाँ डिवाइड हुई है इस पॉइंट के बीच में यहाँ तक, ये हो गया यहाँ पे आपका V2 और ये हो गया आपका V3। तो हमें कौन सी क्वांटिटी जो डिवाइड होती है, यानी V क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। और ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है कि आपका V1 क्या होती है, V1 होती है IR1, यानी आपका जो क्वांटिटी है, जो रास्ता सेम है, तो आई तो क्या डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि रास्ता क्या सेम, डिवाइड क्या होती है इसके अंदर, वोल्टेज होती है। तो V1 क्या है आपका, ये हो गया IR1, V2 कितना हो गया, IR2, और V3 कितना हो गया आपका, IR3। ये वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, डिवाइड होने वाली चीज़ उसी के अंदर यूज़ करना है। तो IR1 IR2 IR3, और ये क्या हो गया इसका, अगर हम बात करें तो ये V क्या है, I टोटल करंट था, R हम RS मान लेते हैं, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए है। तो ध्यान से देखें, तो देखिए I क्या है, सभी के अंदर कॉमन है। अगर मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर क्या आपका IRS, तो I से I आपका कट गया यहाँ से। तो नेट जो आपका कंबाइंड जो सीरीज़ का रेजिस्टेंस आया रजिस्टर का, वो क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको निकालना था, मैथमेटिकल डेरिवेशन जो थी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए ये यहाँ पे किया है, ये आपका जो वोल्टेज थी वो डिवाइड हुई, V क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली है। और फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू V1 हो गया IR1, V2 हो गया IR2, और V3 क्या हो गया, IR3 हो गया। इक्वेशन 1 आप अगर वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, IRS IR1 जमा IR2 जमा IR3, और RS नेट क्या आ जाएगा आपका, तीनों का R1 जमा R2 जमा R3। आपने I से यहाँ पे अगर देखा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया आपका I बार निकाल लेते हैं, तो ये हो गया आपका R1 R2 और ये हो गया आपका R3।
तो यहाँ पे आपका ये इधर से आपका ये वाला आई से ये आई कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका आर एस। तो जो आर एस है वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है रजिस्टर का सीरीज कम्बिनेशन में, और किसके इक्वल है, आपके तीनों के जोड़ के हैं। और कोई न्यूमेरिकल आता है इस तरह से, कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, मान लीजिए आपका R1 कितना है 10 ओम है, R2 मान लीजिए आपका 15 ओम है, और R3 आपका मान लीजिए 20 ओम है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या कर देना है, इनको सबको एक साथ जोड़ देना है। 10 जमा 15 जमा 20 कितना हो गया 35 45 ओम। तो ये आपका सीरीज कम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी सीरीज कम्बिनेशन में कितने रजिस्टर दे रखे हो, आपको उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट जो है इन तीनों के अंदर कितना है 20 ओम है, लेकिन हमारा आर एस कितना 45 ओम। तो सीरीज कम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस मिलता है रजिस्टर का, वो लार्जेस्ट रजिस्टर से भी ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट जो है आपका कम्बिनेशन वो क्या है, आपका पैरेलल कम्बिनेशन है। और पैरेलल कम्बिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपके एक लाइन में ना होके डिफरेंट लाइन में आपके रजिस्टर होते हैं। मैं इसको इस तरह दिखाइए, देखिए मान लीजिए आपका ये फर्स्ट रजिस्टर, ये आपका सेकंड वाला, ये आपका थर्ड वाला, इस तरह से डिफरेंट लाइन के अंदर होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रजिस्टर, मान लीजिए आपका सेकंड वाला, और ये आपका थर्ड वाला। आप नाम लिख सकते हैं, ये मान लीजिए आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, और इनकी जो लाइन है इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से। मान लीजिए आपका एमीटर हो गया है, ये आपका एमीटर, ये बैटरी कम्बिनेशन, सेल कम्बिनेशन, ये आपकी हो गई की, और वोल्ट मीटर आपका पता है आपको जोड़ा जाता है पैरेलल कम्बिनेशन में। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, ऐसे दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, एमीटर, ये आपकी बैटरी हो गई, वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स, ये आपकी की, इसको क्लोज कर देते हैं तो करंट फ्लो करेगा इस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाएगा। तो वोल्टेज जो आपके यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पॉइंट जो करंट है आपका आई फ्लो कर रहा है। तो तीन रास्ते हो गए हैं, तीन रास्ते का जो फ्लो करने वाली क्वांटिटी करंट है, तो करंट इधर क्या गया, मान लो I1 गया, यहाँ पे आपका I2, और यहाँ कितना गया I3। ये आपका डायग्राम वापस यहाँ पे भी I1 बाहर भी I2, ये आपका आ गया I3, और तीनों मिलके वापस कंबाइन हो क्या मिल जाएगा, वापस I। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम हो गया। तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, अगर आप देखेंगे इसके अंदर आपका वोल्टेज जो सेम रहती है, वोल्टेज रिमेन, वाप उसका बिल्कुल अपोजिट है सीरीज़ का, वोल्टेज रिमेन सेम। इसलिए घरों के अंदर आपकी जो फिटिंग की जाती है वो आपकी पैरेलल कम्बिनेशन में मैक्सिमम अप्लायंस होती है। इसके अंदर डिवाइड कौन सी होती है, यानी एक चीज़ डिवाइड होती है, एक चीज़ सेम रहती है। तो यहाँ पे करंट डिवाइडेड, यानी जो करंट है आपका I वो डिवाइड होता है, डिवाइडेड। हमें लेना भी वही है जो चीज़ डिवाइड होती है। तो I क्या है अब यहाँ पे,
I1 I2 I3 हमारी इक्वेशन है। और मैंने आपको बताया था अभी ओम्स लॉ अगर आप लगाएंगे, साइड में दिखा देता हूँ। आपका जो ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल था IR था। हमें निकालना है क्या, देखिए I1 क्या होगा आपका, तो I1 जो हो गया I क्या हो गया V/R हो गया। तो यहाँ पे क्या है भाई, I1 निकालें तो वोल्टेज तो सेम रहेगी, करंट क्या है यानी I1 होगा वोल्टेज बटे में R1। ऐसे I2 क्या होगा, वोल्टेज बटे में R2। ऐसे I3 क्या आएगा आपका, वोल्टेज बटे में R3। ये वैल्यू उठा के इसके अंदर रखेंगे तो ये क्या हो गया, वोल्टेज तो सेम है V डिवाइड होने वाली, यानी क्या हो गया आपका, ये हो गया R1 R2 R3। और ऐसे यहाँ पे वोल्टेज सेम है, डिवाइड तो नेट ये RP से दिखाते पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो अगर देखा जाए यहाँ से क्या कॉमन निकल गया, ये V कॉमन निकल गया, तो आपका कितना बचा अंदर, 1/R1 1/R2 1/R3। तो दोनों तरफ के इधर क्या V बटे में क्या है, R रो है, RP है। ये वोल्टेज से वोल्टेज कट गई आपकी, तो कितना आ गया 1/RP जो नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आया 1/R1 1/R2 1/R3। ये आपका क्या आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है आपका, ये डायग्राम हो गया आपका। लेट अस कंसीडर 3 रजिस्टर R1 R2 R3 कनेक्टेड इन पैरेलल्स। सर्किट डायग्राम में ये आपका बैटरी है, ये की है, ये एमीटर सीरीज के अंदर जोड़ा गया, वोल्ट मीटर पैरेलल में, तो करंट फ्लो करता क्लोज सर्किट में। ये तीन अगर आप देखेंगे ये पैरेलल में, तो I1 I2 I3 जो है करंट आपका जो है यहाँ से देखिए डिवाइड होता है और वापस यहाँ पे आके आपका ये I1, ये आपका I2, ये आपका I3 और बार वापस कितना आ जाता है, I आ जाता है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कंडीशन बताइए आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज सेम रहती है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो डिवाइड होता है, इज डिवाइडेड। तो यहाँ से अगर देखा जाए वही चीज़ लेनी है आपने, जैसे मैंने यहाँ लिया, जो डिवाइड होती है वही आपको लेना है। तो क्या हो गया, I हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ का यूज़ किया आपने, I1 क्या हो गया V/R1 V/R2 V/R3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन के अंदर, तो वोल्टेज से वोल्टेज आपने काट दी है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये हो गया वोल्टेज आपका, इधर अंदर क्या रहेगा 1/R1 1/R2 1/R3। तुमने आपका अगर देखेंगे यहाँ से आमने सामने से वोल्टेज V से V कट गया, तो कितना बचा 1/RP। ये आपका नेट जो है कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये थी आपका रिजल्टेंट RP क्या है, रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इसकी भी अगर हम देखें तो देखिए, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में देते हैं, अभी पीछे हमने इक्वेशन क्या सिंपल लेते 1 2 3। मान लीजिए R1 1 ओम है, R2 2 ओम है, R3 3 ओम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बताया था हमने, RS बताया था आपको, सीधा इनको ऐड कर देना है। 1 + 2 + 3 कितना आ गया 6 आ गया। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप निकालेंगे तो 1/RP निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1/RP आपका 1/1 1/2 1/3। एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। तो ये हो गया 6 2 3 जा 6 और 3 2 जा आ गया। तो कितना हुआ आपका जो 1/RP ये आपका आ गया 6 3 11/6। तो RP कितना आ गया 6/11, यानी ये लेस देन क्या है 1 से भी कम है, यानी 1 से भी कम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आप देखा था तो आपका जो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था आपका, अगर मैंने यहाँ पे आपका 1 2 3 आपने ऐड किया तो इसमें क्या है 6 आया। तो 6 क्या है आपका, अगर देखेंगे तीनों के सम का
जोड़ है, और ये क्या 6 जो है लार्जेस्ट क्या है 3 से भी लार्जेस्ट आया है। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन जो आपने निकाला 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, तो आपका 6 एलसीएम आया, 1 6 जा 6 6 हो गया, 2 3 जा 6 और 2 3 2 जा, तो 6 + 3 + 2 11/6, RP आ गया 6/1 जो कि 1 से भी कम है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में जो आपका रेजिस्टेंस मिलता है आपको रजिस्टर का, वो गिवन जो रजिस्टर थे जो सबसे स्मॉलेस्ट था उसके अगर आप देखेंगे सीरीज कम्बिनेशन में क्या है, तो सीरीज कम्बिनेशन जो लार्जेस्ट था उससे भी लार्जेस्ट है, जबकि पैरेलल कम्बिनेशन जो स्मॉलर था 1 था उससे भी आपका कम आपको नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ है। तो ये था आपका पैरेलल कम्बिनेशन।